हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल एक अच्छी खबर आई कि 31 अक्टूबर 2021 आपके लिए जो जूनियर सुपर टेट के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परीक्षा की डेट जो है वो गवर्नमेंट ने फाइनल कर दी है। तो आप यूपी सुपर टेट जूनियर की तैयारी जो अंग्रेजी विषय से कर रहे हैं वो पुनः अपनी उस तैयारी में लग जाइए। कल राखी का फेस्टिवल है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से। और साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पुनः जो सुपर टेट जूनियर के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से प्रमुख राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, वह आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कल कमेंट में पूछा था कि सर क्या जूनियर सुपर टेट के आप जो वीडियोस दे चुके हैं क्या नई तरीके से तैयारी कराएंगे। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, हाँ, नए प्रश्नों के साथ, नई चीज़ों के साथ मैं आपको और नए फैक्ट्स के साथ मैं आपको पुनः तैयारी उन सब की कराऊँगा। फ़िलहाल मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ जो एक संभावित शिक्षक है भर्ती है LT की, और जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाना तय है। और शायद इस साल के अंत तक, नवंबर टिल दिसंबर तक LT की परीक्षा भी हो जाएगी आपकी। तो मैं LT का सिलेबस आज आपके लिए लेकर आया हूँ और LT की तैयारी भी मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से कराऊँगा। और मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूं। लिखा हुआ है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, विषय अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इसमें इन्होंने इस चीज़ को डिवाइड किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा में आपका क्या क्या आना है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, LT का जो एग्ज़ाम है उसमें कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके GS के होंगे और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे। ठीक, तो 30 क्वेश्चन जो GS के हैं तो उसका एक सिलेबस अलग है, वो आप साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स एंड हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो सब उसमें आएगा 30 मार्क्स में। और 120 मार्क्स जो है, जब जो स्टूडेंट अंग्रेजी विषय से तैयारी करेंगे LT की, तो उसमें 120 मार्क्स का ये आपका पेपर है। दूसरी बात ये है, यहाँ माइनस मार्किंग भी है LT में 1/3 के हिसाब से। अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो एक जो राइट क्वेश्चन है वो भी आपका गलत माना जाएगा। तो इसलिए ये परीक्षा जो है वो TGT और PGT की अपेक्षा थोड़ी सी अलग स्तर की है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि सिलेबस जो है पर्टिकुलर है, कौन कौन से राइटर पढ़ने हैं ये भी पर्टिकुलर है, और ये भी निश्चित है कि उन राइटर्स के कौन कौन से वर्क्स आपको पढ़ने हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस परीक्षा के लिए। तो पहला आपका जो है अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेजेस फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, यानी कि आपका एक स्टैंजा आएगा या पैराग्राफ आप उसको कह सकते हैं, प्रोज या पोइट्री का, और उसमें आपके क्वेश्चंस दिए होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उन स्टैंजास में, उन पैराग्राफ्स में से छांटने हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा। एक ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में आपका पंक्चुएशन आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉनकॉर्ड, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। अगर हम लोग ध्यान दें तो जिन विद्यार्थियों ने यूपी बोर्ड से 12th किया है, तो आपने जब यूपी बोर्ड से 12th किया था तो 12th और 10th यूपी बोर्ड दोनों का अगर पुराना सिलेबस देखा जाए, क्योंकि अब तो नया सिलेबस लागू हो गया है, NCERT बुक आ गई हैं,
तो पिछले साल तक जो बुक्स चला करती थी ग्रामर की 10th और 12th में, वही आपका सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। पंचुएशन 10th में चला करते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच 10th में है, फिर उसको सिंटैक्स के रूप में 12th में भी चलाया आया है, स्पेलिंग्स आपकी 10th में है, वर्ड फॉर्मेशन 10th क्लास में थे, वोकैब आपका 12th में है, टेंस आप 9 से पढ़कर आते हैं, नरेशन 9 से शुरू हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपके 12th में, कॉन्कॉर्ड है, फ्रेजल वर्ब्स और आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन 12th में है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस जो है वह भी 12th के सिलेबस में है। तो ग्रामर जो है वो आपके 12th स्टैंडर्ड की है और वही इसका वह जो है वही सिलेबस में है। सी आता है आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि स्टोरी राइटिंग आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसलेशन करवाया जाएगा आपके इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। और डी आता है लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, यानी कि पत्र लेखनी और संवाद लेखनी, डायलॉग राइटिंग, ठीक है ना। जब हम बीए करते हैं तो बीए में सेकेंड ईयर जो है हमारा, उसमें एक बीए थर्ड ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मीडिया का एक पेपर आता है, तो लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन जो हैं वो उस आधार पर आएंगे। तो ये तो आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन ए, सेक्शन 1। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 हमारा शुरू होता है लिटरेचर्स इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में साहित्य। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है लिटरेरी फॉर्म एंड मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू, यानी कि साहित्यिक फॉर्म्स और मूवमेंट्स, खास तौर से कौन से, एलेगोरी, बैलाड, ये सब का क्या है हमारी पोएम्स के टाइप, ठीक। एलेगोरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलेजी एंड अदर स्टैंजा फॉर्म। ये हमारा यहाँ तक हो गया पोइट्री से संबंधित, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं एलेगोरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलेजी एंड अदर स्टैंजा फॉर्म। फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोज में। तो पोइट्री में ही ड्रामेटिक मोनोलॉग और बचा, फ्री वर्स, राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म, यहाँ तक आपका हो गया पोइट्री का सेक्शन। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी पोइट्री का एक टाइप है, पोइम का फ्री वर्स स्टेंजा फॉर्म है, राइम मीटर स्टेंजा फॉर्म है, ये पोइट्री की बात हो गई। फिर ड्रामेटिक फॉर्म्स की बात करते हैं ड्रामास की, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट, न्यू क्लासिसिज्म मूवमेंट, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री राफेलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो आप देखें लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट में, तो एक तो पोइट्री के टाइप आपको तैयार करने हैं, दूसरा ड्रामास के टाइप जो हैं वो आपको तैयार करने हैं, तीसरा जो फिक्शन और नॉन फिक्शनल जो होता है उसको राइटिंग भी तैयार करनी है। मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो मूवमेंट्स में इन्होंने रेनेसा से लेकर और सरेलिज्म तक का इन्होंने दिया है, उसमें निश्चित नाम दिए हैं, रेनेसा और रिफॉर्मेशन मूवमेंट, न्यू क्लासिसिज्म मूवमेंट, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री राफेलाइट, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड सरेलिज्म, और लास्ट इसका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ये आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में आपको तैयार करना है। अब हम बात करते हैं एक एक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में आपको क्या क्या तैयार करना है साहब? तो पोइट्री में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। मूवमेंट्स आपको अंग्रेजी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके तैयार करने हैं, ट्रेंड्स तैयार करना है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है पोइट्री के मूवमेंट्स के बारे में। और उसके बाद कौन कौन से राइटर के कौन कौन से वर्क, यानी कि कौन से पोइट की कौन कौन सी पोएम आपको तैयार करनी है वो भी दिया है। शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर ने कुल मिलाकर 154 सोनेट्स लिखी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सोनेट हैं। एक है सोनेट नंबर 29 जो कि कही जाती है वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, और दूसरी सोनेट आपके सिलेबस में है 138 वैन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। आपको विलियम शेक्सपियर साहब की 2 सोनेट तैयार करनी है, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, ठीक है ना। अगले पोइट देखिए साहब। अब देखिए मिल्टन साहब दूसरे पोइट, शेक्सपियर साहब के बाद मिल्टन साहब।
तो मिल्टन साहब का पढ़ना है आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम और पैराडाइज लॉस्ट जो उनकी ग्रेट एपिक है उसको। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट में भी बुक फर्स्ट में और बुक सेकंड 1 से लेकर 26 लाइन तक, कहाँ तक, लाइन नंबर 1 से लेकर 26 तक ऑन हिज पैराडाइज लॉस्ट में। तो मिल्टन साहब के 2 वर्क आपको पढ़ने हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद तीसरे पॉइंट आते हैं हमारे जॉन डन साहब। जॉन डन साहब का एक वर्क आपको पढ़ना है, नाम है कैनोनाइजेशन। नाम क्या है साहब? कैनोनाइजेशन। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप साहब, तो अलेक्जेंडर पोप की हमें पोएम पढ़नी है रेप ऑफ द लॉक, और रेप ऑफ द लॉक का कैंटो फर्स्ट। आप सबको पता है ये एक मूक एपिक है, तो उस मूक एपिक रेप ऑफ द लॉक का कैंटो फर्स्ट आपको पढ़ना है सिर्फ। थॉमस ग्रे साहब की जो एलेजी है, जो मोस्ट फेमस एलेजी है अंग्रेजी साहित्य की, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये आपको पढ़नी है थॉमस ग्रे साहब की। फिर हम आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब पर। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की जब हम बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम टिंटन अवे और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो कि उनकी एक सोनेट है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वो आपको पढ़नी है। पीवी शैली साहब की 2 पोएम आपको पढ़नी है, ओड टू द वेस्ट विंड और टू ए स्काईलार्क। ठीक है ना साहब? ओड टू द वेस्ट विंड और टू ए स्काईलार्क। उसके बाद हमारे जॉन कीट्स साहब आ गए, तो जॉन कीट्स साहब की आपको 2 पोएम्स पढ़नी है, इनकी भी, कीट्स साहब की भी। एक पढ़नी है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न और दूसरी पढ़नी है ला वेला डेमसेंस मर्सी। जॉन कीट्स साहब की कौन कौन सी? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न और दूसरी पोएम ला वेला डेमसेंस मर्सी। उसके बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब आ गए, विक्टोरियन एज में हम आ गए, और विक्टोरियन एज में टेनिसन साहब की 2 पोएम ब्रेक 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 और यूलिसस। ब्रेक 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 और यूलिसस पोएम पढ़नी है। विक्टोरियन एज के ही दूसरे पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की 2 आपको पोएम्स पढ़नी हैं, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। एक तो माई लास्ट डचेस और दूसरी पढ़नी है प्रॉस्पेक्ट। कौन सी? माई लास्ट डचेस और दूसरी पढ़नी है प्रॉस्पेक्ट। उसके बाद विक्टोरियन एज के ही एक और महान लेखक मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की भी आपको 2 पोएम पढ़नी है, डॉबर बीच और मेमोरियल वर्सेस। डॉबर बीच, मेमोरियल वर्सेस। उसके बाद विलियम बटलर ईट्स साहब, उनकी आपको 2 पोएम पढ़नी है, द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बेजेंटियम। पहली कौन सी पढ़नी है? द सेकंड कमिंग, और दूसरी पढ़नी है सेलिंग टू बेजेंटियम। उसके बाद आपके जो अगले पोइट आते हैं वो हैं टी.एस. इलियट साहब। कौन से पोइट? टी.एस. इलियट साहब। तो टी.एस. इलियट साहब की आपको एक उनकी सबसे महत्वपूर्ण पोएम है द वेस्टलैंड, इस पोएम को आपको पढ़ना है। W.H. ऑर्डन साहब की जो पोएम आपको पढ़नी है वो है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। और आप सब जान रहे हैं, जब मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, तो मैक्सिमम ये वर्क ऐसे हैं जो कि BA और MA में जिनके पास अंग्रेजी साहित्य रहा है उन सब ने इन वर्क्स को पढ़ा है। कुछ अलग नहीं है, 2-1 राइटर अलग हो जाएंगे, 2-1 पोइम या पोइम्स या ड्रामास अलग हो जाएंगे, जो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो वो भी आसानी के साथ मैं करवाऊँगा। आप बिल्कुल कदापि चिंतित ना हों, बस फॉलो करें, वीडियोस देखें, ठीक है ना। और जो भी कोई समस्या है उसके लिए मुझसे संपर्क करें। अगले पॉइंट आते हैं आपके टेड ह्यूज। टेड ह्यूज का जो पोएम आपको पढ़नी है वो है क्रो एलाइट्स। कौन सी पोएम पढ़नी है? क्रो एलाइट्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं अमेरिकन लिटरेचर में। तो अमेरिकन लिटरेचर में फिलिप लार्किन साहब, फिलिप लार्किन की पोएम आपको पढ़नी है बांड्स। कौन सी पोएम पढ़नी है? बांड्स। वॉल्ट विटमैन साहब आ गए। वॉल्ट विटमैन साहब की ओ कैप्टन माई कैप्टन हमने 12th में पढ़ी, अभी TGT में पढ़ी, अभी PGT में हमने उसको पढ़ा है। उसके बाद एमिली डिकिंसन साहब, एमिली डिकिंसन साहिबा जो हैं उनकी हमें पढ़नी है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ये भी अमेरिकन राइटर हैं हमारी एमिली डिकिंसन साहिबा। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, बहुत स्वीट पोएम है इनकी ये। उसके बाद एक और अमेरिकन राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की 2 पोएम हमें पढ़नी है, ब्रिचेस और स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। हम सब ने इन दोनों पोएम को पढ़ा है। जब हम MA करते हैं तो MA में ब्रिचेस पोएम भी है और स्टॉपिंग बाई बोट्स जो है ये पोएम भी है। उसके बाद हमारे पोइट आते हैं इंडियन पोइट में पहले पोइट आपके आ गए रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि आपको पढ़नी है, और गीतांजलि में भी सॉन्ग नंबर 11 सॉन्ग हमने सबने पढ़ा है, लीव द चांटिंग, और 12th सॉन्ग फ्रूट गैदरिंग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में 2 वर्क आपको पढ़ने हैं, लीव द चांटिंग और फ्रूट गैदरिंग।
उसके बाद अभी पीजीटी में हमने पढ़ा पोइट निसिम एजकिल साहब। तो निसिम एजकिल साहब के 2 वर्क आपको पढ़ने हैं, एक तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और दूसरी पोइम इनकी पढ़नी है फिलॉसफी। कौन कौन सी? नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और दूसरी पढ़नी है फिलॉसफी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारी इंडियन पोइटेस कमला दास जी। कमला दास जी की जब हम बात करते हैं तो कमला दास जी की एक पोइम आपको पढ़नी है, एन इंट्रोडक्शन। कौन सी पोइम पढ़नी है? एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है ए.के. रामानुजन साहब। ए.के. रामानुजन की आपको एक पोइम पढ़नी है, नाम है ऑब्यूटरी। कौन सा? ऑब्यूटरी। और उसके बाद डेरेक बालकोट जो हैं, डेरेक बालकोट के एक वर्क पढ़ना है आपको, ए फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका। ए फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका। तो ये आपके पोइट्स हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। इसमें इंग्लिश ब्रिटिश पोइट्स हैं, अमेरिकन पोइट्स हैं और साथ ही साथ इंडियन पोइट्स हैं, और उनके निश्चित वर्क आपके लिए दे रखे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको इन राइटर्स के इन वर्क्स को ही पढ़ना है। ठीक, तो समय भी है हमारे पास, मौका भी है। अभी आप इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, टीजीटी पीजीटी आप लगातार तैयारी कर रहे थे, तो एक बार पुनः मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुनः लग जाइए और ईश्वर ज़रूर आपके साथ अच्छा करेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ड्रामास पर। तो ड्रामा, ट्रेंड एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ड्रामास जो हैं उनमें ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स को बताना है और कौन कौन से प्रमुख ड्रामेटिस्ट पढ़ने हैं, उनके कौन कौन से वर्क पढ़ने हैं। तो सबसे पहले शेक्सपियर साहब का प्ले मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये 3 प्ले आपको पढ़ने हैं शेक्सपियर के, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद हमारे दूसरे जो राइटर है, एक ड्रामेटिस्ट, नाम है बेन जॉनसन साहब। बेन जॉनसन का आपको पढ़ना है प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसके बाद जॉन ड्राइडन साहब, जॉन ड्राइडन का ड्रामा है ऑल फॉर लव, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा? आर्म्स एंड द मैन। जॉन गॉल्सवर्दी साहब का जस्टिस, अभी ये सब हमने पढ़े हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। उसके बाद हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। उसके बाद यूजीन ओ'नील का द हेरी ऐप और आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स और गिरीश कर्नाड का हैब्डाना। ठीक है ना? तो ये प्रमुख राइटर्स हैं जिनके वर्क आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से प्रमुख ड्रामास पढ़ने हैं वो आपके सामने हैं। शेक्सपियर का मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस 3, बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ड्राइडन का ऑल फॉर लव, बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, जॉन गॉल्सवर्दी साहब का जस्टिस, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, यूजीन ओ'नील का द हेयरी ऐप, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स और गिरीश कर्नाड का हबाडना। उसके बाद अगले हम लास्ट उस पर पहुँचते हैं। अगला आता है आपका प्रोज एंड फिक्सन। ठीक, पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, अब क्या आया? प्रोज एंड फिक्सन। तो देखिए, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स एंड प्रोज एंड फिक्सन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। सबसे पहले एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का कौन सा ऐसे आपको पढ़ना है वो भी दिया है, ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रूथ। ऑफ स्टडीज़ बीए जिन्होंने किया है, बीए में ऑफ स्टडीज़ आपने पढ़ा है और एमए में ऑफ ट्रूथ आपने पढ़ा है, दोनों एसेज आपके पढ़े हुए हैं। उसके बाद सीधे आते हैं जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट होम और बिल बिम्बल, ये 2 आपको एडिशन साहब के एसेज पढ़ने हैं। रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब सिर्फ एक, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है ना, ईवी लिक्वस का टाइट कॉर्नर्स पढ़ना है, एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस आपको पढ़ना है, बर्ट्रैंड रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस आपको पढ़ना है, रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक पढ़ना है, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, क्या उनका नाम है? रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ये तो हो गए आपके इंग्लिश ब्रिटिश राइटर्स। उसके बाद महात्मा गांधी जी पे आ जाइए। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोगम साहब का द लंचियन, अनीता देसाई का ए फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैन्सफील्ड का द फ्लाई, ओ हेनरी साहब का द लास्ट लीफ, हेनरी फील्डिंग साहब का जोसेफ एंड्रयूज़, जैन ऑस्टन साहिबा का नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस का नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन, थॉमस हार्डी का नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जॉर्ज ओरवेल का नोवेला एनिमल फार्म,
वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे, गॉडलिंग साहब का लॉर्ड टू द फ्लाइज, हॉथॉर्ने साहब का द स्कारलेट लेटर, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके बाद सैनबैग का द ग्रेप्स ऑफ रेथ, राजा राव जी का नॉवेल कांतपुरा, आर.के. नारायण जी का द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्कंडे जी का टू वर्जिन्स और चीनू एचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये आपको प्रोज एंड फिक्शनल वर्क पढ़ने हैं साहब, ठीक। अधिकतर राइटर भी हैं जो आपने पीजीटी में पढ़े हैं, कुछ नए राइटर हैं उनके बारे में मैं आपको और विस्तारित तरीके से बताऊंगा। जो पढ़ा चुका हूं उनको नए तरीके से, क्योंकि इस स्पष्ट रूप से राइटर्स और उनके वर्क्स आपके सिलेबस में दिए हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अगर इतने राइटर्स दे दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिए जाते और उनके वर्क्स के बारे में ना दिया जाता तो ये पेपर बहुत अधिक टफ हो जाता। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जो राइटर्स दिए हैं उनके वर्क्स भी स्थित कर दिए हैं कि आपको ये वर्क्स पढ़ने हैं। फिर से फटाफट देख लेते हैं। फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ ट्रुथ, एडिसन साहब का सर रोजर एट होम, बिल बिम्बल का सर रोजर एट होम और बिल बिम्बल, और रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, ईबी ल्यूकस साहब का टाइट कॉर्नर्स, एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इंडोरेंस, बर्ट्रैंड रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू जी का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पढ़नी है, मॉगम साहब की द लंचियन, अनीता देसाई जी की ए फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैन्सफील्ड का द फ्लाई, ओ हेनरी जी का द लास्ट लीव। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नॉवेल पर, यहाँ से हेनरी फील्डिंग से। तो फील्डिंग साहब की जोसेफ एंड्रयूस नॉवेल आपको पढ़नी है, जैन ऑस्टन साहिबा की प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस साहब का नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपको पढ़ना है, थॉमस हार्डी साहब का नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पढ़ना है, जॉर्ज ओरवेल का एनिमल फार्म आपको पढ़ना है, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवी नॉवेल आपको पढ़ना है, गॉडलिंग साहब का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल आपको पढ़ना है, हॉथॉर्ने साहब का द स्कारलेट लेटर, अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी आपको अध्ययन करना है, स्टैनबैग का द ग्रेप्स ऑफ रेथ, राजा राव जी का नॉवेल कांतपुरा आपको अध्ययन करना है, आर.के. नारायण जी का द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्कंडे जी का टू वर्जिन्स आपको पढ़ना है, और चीनू एचेबे साहब का थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये प्रमुख राइटर्स हैं, ये आपका सिलेबस है एलटी का। और मैं आपको प्रतिदिन ये राइटर्स जो कि आपके एलटी के हैं उनकी तैयारी, साथ ही साथ जो जूनियर सुपरटेट के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डेली वीडियो देने का प्रयत्न करूंगा। जितना मैं कर सकता हूं आपके लिए करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। आपको बहुत छोटा सा काम करना है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये महत्वपूर्ण चीज़ें पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।